एक बड़ा झटका लगा है अदालत से, कोर्ट से। सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की कार्यशैली किस तरीके से कोर्ट में लगातार घेरों में रही है, उसका आज एक बड़ा परिणाम दिखाई पड़ा है जब सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 अभियुक्तों को बरी कर दिया और बताया कि सीबीआई के आरोपों में कोई दम नहीं है। पूरी तरीके से खारिज कर दिया और ये कहा कि इसमें किसी तरह का कोई मामला नहीं बनता है। जो आरोप लगाए हैं वो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, उनमें कोई उसका ग्राउंड ही नहीं है। पूरी डिटेल क्या कुछ है इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है दक्षिण भारत में। दक्षिण में अपनी पैठ बढ़ाने की वो दूसरी पार्टियों की मदद से वहाँ पर जिस तरीके से घुसने की कोशिश कर रही है, उसकी कोशिश में ज़बरदस्त एक झटका लगा है जब एआईडीएमके के नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम शामिल हो गए डीएमके में, यानी सत्तारूढ़ पार्टी में, डीएमके में। और वहाँ इससे निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिशों को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा रही है और पनीर सेल्वम भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीबी समझे जाते रहे हैं। क्या होगा और किस तरीके से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की, जो सीबीआई की विशेष अदालत, जिसमें दिल्ली में शराब नीति को लेकर उस समय के मुख्यमंत्री दिल्ली के यानी अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे थे वो कोर्ट में पूरी तरीके से धराशायी हो गए। क्या कुछ कहा है वकील ने, केजरीवाल के वकील ने, इस केस के खारिज होने के बाद? उनको सुन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की क्या प्रतिक्रिया रही इस फैसले पर। एक्साइज स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है, और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, everything which they have to say, all statements have been seen, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. सर, काफी लड़के जो थे वो कोर्ट ने कोर्ट किए कि अभी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था प्रोसिक्यूशन विटनेस का, वही चार्जशीट में नहीं सीबीआई ने लगाया। इन लड़कों पे क्या कोर्ट ने कहा है? I would not go to everything, but कोर्ट ने एक रिमार्क किया है कि कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इन चार्ज had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him, and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet. How can you take other statements? Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has. तो ये वकील विवेक जैन है, कह रहे हैं कि एक्साइज स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सभी मुजरिमों को बरी कर दिया है। उन्होंने बरी तब किया है जब सभी साक्ष्य और सभी स्टेटमेंट कोर्ट द्वारा देखे गए थे। उन्होंने माना, यानी कोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। सीबीआई का आरोप था कि जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें पूरी तरह से हेरफेर किया गया था, उसमें नकली डॉक्यूमेंट्स जोड़े गए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये सब फर्जी है, गलत है। यानी सीबीआई को पूरी तरीके से जो आरोप लगाए थे उसको खारिज कर दिया। बड़ा झटका है। 23 अभियुक्त इसमें कुल मिलाकर बनाए गए थे, जिनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी। आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया तो पहले ही गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया था लंबे समय तक, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के पहले, और लंबे समय तक वो रहे, जेल में रहे, और मनीष सिसोदिया भी रहे। तो ये सीबीआई और ईडी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते ही रहे हैं। कोर्ट में कई बार इन दोनों ही जो ये संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इनको कोर्ट से कई बार झटका मिला है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा झटका है और सीधे सीधे पूरा केस ही खारिज कर दिया। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, और इसी सीबीआई के केस के आधार पर ईडी ने केस किया हुआ है।
तो उसका खारिज ही होना है। हाँ, वो खारिज ही होना है इसको लेकर। और यही जो सभी दलील ईडी जो थी अपने उसमें देती थी कि साहब सीबीआई ने भी केस दाखिल किया हुआ, 100 करोड़ का बताया जा रहा था। लेकिन समीर जी चलिए ठीक है, जो खारिज हुआ मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इनाम मिला है इंडिया गठबंधन से अलग होने का। हाँ, वो सोशल मीडिया पे इस फैसले के बाद ही चर्चा होने लगी थी कि भाई सीबीआई ने केस खारिज हुआ, उसकी बदनामी हुई, इतनी बड़ी संस्था की बदनामी हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन उसका जो मकसद था, जो उसको करना था, उसमें तो कामयाब रही। उसमें वो कामयाब रही। और ये कहा भी था अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले, उनका इंटरव्यू हमारे एडिटर इन चीफ राजीव रंजन जी ने लिया था, और उसमें कहा भी था कि उनके ऊपर दबाव है कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ के मतलब इंडिया गठबंधन छोड़ दें, ये दबाव था। तो वो केजरीवाल ने इस बात को स्वीकार किया। तो इसका मतलब ये है कि ये दबाव बनाया जा रहा था इस केस के जरिए कि भाई आप इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए और तो आपके केस जो है ये खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये साफ तौर पर देखने में समीर जी आया है। अब ये चर्चा खूब चल रही है कि इंडिया गठबंधन छोड़ने का इनाम जो है वो अब अरविंद केजरीवाल को मिल गया है। जी बिल्कुल, अब जो कुछ भी है उस पर प्रतिक्रियाएं निश्चित तौर पर आएंगी, लेकिन बहुत कुछ सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, बड़े भावुक हो गए, रोने लगे जब ये इस फैसले के बाद मीडिया ने उससे बातचीत की। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहा है सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर, पीछे लाओ मत भाई, पानी दो, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको तो बहुत भावुक हो गए। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किए गए, लंबे समय तक जेल में रखा गया, उनको बाद में उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी हार गई। ये सारी चीज़ें हुई और इसीलिए ये आरोप अब और पुख्ता हो रहे हैं कि कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाना उनका लक्ष्य था और ऐसा लगता है कि कामयाब हो गए। हालांकि यही कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से दिल्ली चुनाव जीता गया, लेकिन विपक्षी नेताओं को कैसे डिफेम करना है, कैसे उनकी बदनामी करनी है, इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इन जांच एजेंसियों का सहारा लिया जाता है। तो उससे आज जब ये केस खारिज हुआ है और बहुत ही एक सख्त टिप्पणी की है, ये भी कहा है अमलेंदु जी कोर्ट ने, अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, कि जिन अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेट किया है, जांच की है, अब उनकी जांच होनी चाहिए
कि ये सब क्या कर रहे थे, किसके दबाव में ये फर्जी मुकदमे, फर्जी कहानी गढ़ी जा रही थी। बिल्कुल समीर जी, ये जो आदेश है कोर्ट का, ये आदेश में है तो इसका मतलब जांच होगी। हालांकि खबर ये आ रही है कि सीबीआई जो है हाई कोर्ट में इसकी अपील करेगी। अब अपील कुछ भी आप करते रहिए, लेकिन जो बेस है जहां से आपका, वो बेस खराब हो गया और ये साफ समझ में आ गया कि इसके पीछे मकसद जो था वो पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करना था। और अभिषेक मनु सिंह भी जब अदालत में, शीर्ष अदालत में तर्क दे रहे थे, वहां भी तब भी उन्होंने यही बातें सब कही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था समीर जी, नहीं सुना था। हाईकोर्ट की अपनी दलीलें थी, तो हाईकोर्ट अब क्या करता है वो देखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर तक ये मामला पहुंचेगा तो फिर वहां सीबीआई को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अगर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी अगर जांच होती है तो ये अब कान खड़े हो जाएंगे एजेंसीज के कि भाई आप अपने पॉलिटिकल बॉसेस के इशारे पर अगर इस तरीके के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फंसाने का काम करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो सकती हैं। और मुझे लगता है समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने पैरों पर बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। अभी तक उसका जो दबाव न्यायपालिका के ऊपर था और न्यायपालिका जो एक के ऊपर जो डर देखा जा रहा था, जो जनता की समझ आ रही थी कि न्यायपालिका डरी हुई है सरकार से, वो इसलिए समझाता था कि सीजेआई को जिस तरीके से लक्षित करके कहा गया जस्टिस संजीव खन्ना को कि गृहयुद्ध भड़का रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार हैं, दूसरे सीजेआई पर चप्पल फेंकी गई। तो जब सीजेआई के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे और अदालतों के अंदर चप्पल फेंकी जाने लगे तो जाहिर सी बात है कि निचली अदालतें भी खौफ में आ जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एनसीईआरटी के जरिए हमला किया न्यायपालिका के ऊपर, तो अब न्यायपालिका को भी ये समझ में आने लगा कि अरे ये तो हमारे अस्तित्व पर ही हमला कर रहे हैं। समीर जी, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर टिकी हुई है तो आम आदमी की आखिरी आस जो है वो न्यायपालिका से है कि भाई सरकार जुल्म करेगी तो हम न्यायपालिका से जाकर न्याय ले सकते हैं। वो एक अलग मसला है कि कितने लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आशा रहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो हमको न्याय मिलेगा। लेकिन यही आम आदमी की जो आस थी वो खत्म की जा रही थी। तो अब न्यायपालिका से भी इस तरीके के फैसले अब आने अगर लगेंगे तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। वैसे भी अल्पमत की सरकार है, कब तक है कब तक नहीं कहा नहीं आ सकता, लेकिन अब ये एक चाबुक जो है सरकार के ऊपर चलना वो शुरू हुआ है। बिल्कुल अमलेंदु जी, जो आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ आपने बात की, तो ये एक तरीके से टेस्टिंग फेज था और उसमें मनबढ़ होती गई सरकार और आखिरकार एनसीईआरटी के किताब में सीधे सीधे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया गया बच्चों को। लेकिन यही कदम ऐसा लगता है कि उस पर भारी पड़ गया और आज के इस फैसले में भी उस कहीं न कहीं उसका एक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है अदालतों में भी। लेकिन ये पहले ही लग रहा था, जैसा कहा जा रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत तर्क नहीं है इन आरोपों में जो सीबीआई ने लगाए हुए हैं। केवल यही एक केस नहीं, सीबीआई ने जितने भी राजनीतिक दलों के नेताओं पर, वो कोई भी हों, उनके खिलाफ ईडी या सीबीआई ने लगाए हैं। उनमें कहीं कोई दम नहीं दिखता है सिवाय इसके कि उनके खिलाफ उनको कैसे परेशान किया जाना है। सतपाल मलिक जब सरकार के खिलाफ हो गए तो कैसे उनके पीछे सीबीआई लगा दी गई, ईडी लगा दी गई, कुछ भी नहीं मिला। अब जो दूसरे हैं उनके खिलाफ भी सीबीआई न लग जाए, जो अब उन्होंने मुंह खोलना शुरू कर दिया, मुंह खोलना शुरू कर दिया, वो सतपाल मलिक के रास्ते में जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ साहब, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। उन्होंने अब धीरे धीरे वो बताने लगे कि इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। और ये भी है कि इससे सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, यानी सरकार की मशीनरी में काम करने वाले तमाम अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भी अब थोड़ा उनको भी इस चिंतन मनन करना पड़ेगा कि अपने आकाओं के कहने पर गलत को सही और सही को गलत कम से कम नहीं बताए, उसका कम प्रतिरोध तो कर सकते हैं। जो गलत है वो करने से मना करें। उनको सही काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, सरकार पैसा देती है, सरकार अपने घर से पैसा नहीं देती है, टैक्स पेयर्स का पैसा देती है। तो बहुत सारा एक इसका आगे चलकर कुछ परिणाम दिखाई पड़ सकता है। अभी तमाम और भी केसेस सामने आएंगे जिसमें जो अदालतों में लंबित हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है। क्या कह रही हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी, वो भी राजस्व सेवा की अधिकारी रही हैं, सुनीता केजरीवाल, अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो क्या कुछ कह रही हैं उनको भी सुनेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है जो निश्चित तौर पर सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों के मुंह पर तो तमाचा है ही, सरकार के लिए भी एक बड़ी सीख है कि अब शायद उसकी
मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि जो आपने कहा अमलेंदु जी की 240 की सांसदों की सरकार है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा या डर नहीं दिखाई पड़ेगा अफसरों पर कि उनके गलत कामों को भी वो करने के लिए मजबूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, कि जो गलत काम सरकार कराती है। और देखिए समीर जी, अभी हेमंत सोरेन का भी एक केस खत्म हुआ है, जी हाँ, हाँ, है ना। और हेमंत सोरेन के केस में तो जब जमानत दी थी हाई कोर्ट ने, बहुत सख्त टिप्पणियां जो थी वो ईडी के खिलाफ की थी। सुप्रीम कोर्ट खुद टिप्पणी कर चुका है ईडी के खिलाफ और सीबीआई के खिलाफ। ईडी के एक मामले में तो जो था वो तगड़ी फटकार लगाई थी जस्टिस गवाई, उसमें सीबीआई थे, उन्होंने कहा था कि आप राजनीतिक लड़ाई जनता के बीच जाकर लड़िए, अदालतों में क्यों आते हैं राजनीतिक लड़ाई के लिए, और आप मोहरा बने हुए हैं सरकार के। ये सख्त टिप्पणी जो थी अदालतों की तब से आई थी। तो अब समीर जी, ये जो सरकार का तोता कहा गया था, तो ये तोता जो है इसकी गर्दन अब अमेटने का समय अदालतों की तरफ से भी आना शुरू हो गया है। बेनकाब सरकार जो है वो पूरी तरीके से होने लगी है, ये एजेंसियां बेनकाब होने लगी। बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रही हैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। इस फैसले के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके बीच में एक और देखिए। तो ये कि वहाँ उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल, कह रही कि हमको पता था और किस तरीके से इसके पीछे राजनीतिक मकसद था, राजनीतिक दुर्भावना के मकसद से ये केस लागू किया गया था। बहरहाल कहा है सीबीआई ने कि उसको अभी हाई कोर्ट में चुनौती देगा, लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने इसको जिस तरीके से जिन टिप्पणियों के साथ खारिज किया है और यह भी कहा है कि जिन लोगों ने इसकी जांच की है, जिन अफसरों ने, उनकी भी जांच कराई जाए। इससे ये साफ साबित होता है कि अदालत को पूरी तरीके से फर्जी केस ये महसूस हुआ, पता लगा। अमलेंदु जी, बिल्कुल, अदालत को पूरा केस जो है फर्जी महसूस हुआ, ये साफ तौर पर समीर जी समझा जा सकता है। और ये जो अदालत ने ये जो सिफारिश की है कि भाई जिन अधिकारियों ने इसकी जांच की है उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाए, ये सिफारिश की अपने आदेश में, तो समीर जी ये समझा जा सकता है कि बहुत ही फर्जी केस जो है ये अदालत को समझ में आया। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अदालत ने कहा कि केजरीवाल और मनोज सिसोदिया कच्चा ईमानदार है। अब अदालत ने ये कहा ना कहा कच्चा ईमानदार है, लेकिन ये शब्द तो राजनीतिक शब्द हैं, केजरीवाल के अपने शब्द हैं। लेकिन अदालत ने ये जो पाया है कि भाई इनके खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की है, ये बहुत बड़ा संकेत है समीर जी कि अब इन अधिकारियों को, इन एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए समीर जी। एक जो एक्स सीबीआई चीफ हैं, जो मोदी जी के बड़े नजदीकी समझे जाते थे, वो आजकल बहुत फायर है सरकार के ऊपर। नागेश्वर राव साहब अभी जाके वो शंकराचार्य से भी मिले थे, वो भी चर्चा करेंगे हम लोग शंकराचार्य की भी। तो ये बहुत सारी चीजें सामने आने लगी, तो सतर्क हो जाना चाहिए अधिकारियों को कि ये अल्पमत की सरकार आपसे जिस तरीके से काम ले रही है, कल को सरकार बदलेगी तो आपके ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं। सरकार के टूल मत बनिए, आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान के अनुसार काम कीजिए। सीधी सीधी बात यह है, सरकार आज है कल चली जाएगी। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जब दूसरा कोई आएगा तो आपके ऊपर संकट खड़ा हो सकता है। राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि कहा उन्होंने था इनके संदर्भ में, चुनाव आयुक्तों के संदर्भ में, कि आप कहीं भी होंगे आपको हम खींच कर लाएंगे। तो लेकिन ये बात इन अधिकारियों पर भी लागू होती है, तो बहुत संभल कर काम करिए, राजनीतिक बॉसेस के टूल मत बनिए, संविधान के अनुसार काम करिए। सुप्रीम कोर्ट भी आपसे यही कह रहा है। जी बिल्कुल। और इस मामले में अमलेंदु जी, तेलंगाना की वहाँ पर जो नेता हैं के कविता, उनको भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था। उनके वकील हैं नितेश राणा, उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। और आपको बता दें एक बार फिर कि सीबीआई कोर्ट ने जो दिल्ली की शराब नीति से संबंधित घोटाला था, शराब घोटाला नाम से जाना जाता है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना पड़ा था, उस मामले में जितने भी अभियुक्त थे, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल समेत 23 अभियुक्तों को बरी कर दिया है, बहुत सख्त टिप्पणियों के साथ।
कि इस केस में कुछ भी नहीं था और उन अफसरों के खिलाफ जांच की सिफारिश की है, आदेश दिया है जिन्होंने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया कि कैसे आपने काम किया है, इस बात की जांच की जाएगी किसके दबाव में ये काम कर रहे थे। सुन लेते हैं नितेश राणा को, जो के कविता के वकील हैं। आपके जो क्लाइंट हैं अरुण रामचंद्र पिल्लई, उनको कोर्ट एंड के कविता, यस, एन के कविता, उन दोनों को डिस्चार्ज कोर्ट ने कर दिया है। उनका स्पेसिफिक रोल बताया गया था, उसके रोल पर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है? आज सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज दिल्ली एक्साइज केस के ऊपर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के ऊपर जजमेंट आना था और ऑनरेबल कोर्ट ने आज सारे ही एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया इस ग्राउंड पे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी कोजेंट एविडेंस नहीं है जिसपे चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। मैंने इस केस में के कविता जी और अरुण पिल्लई को रिप्रेजेंट किया और दोनों को डिस्चार्ज कर दिया। सर, एलिगेशन सीबीआई का ये भी था कि के कविता के बिहाफ पे उनका कोई जो एसोसिएट था, जो इसमें आरोपी था, वो साउथ लॉबी जो थी लिकर मैन्युफैक्चरर्स की, उसके साथ बातचीत में इन्वॉल्व थे। सर, साउथ लॉबी के वर्ड पे ही कोर्ट ने और जज साहब ने बहुत ऑब्जेक्शन किया कि ये वर्ड आया कहां से और किस तरह से ऐसे कंट्री को डिवाइड करने वाला वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और कोई भी एविडेंस ना के कविता जी के खिलाफ और ना ही अरुण पिल्लई के खिलाफ कोर्ट सीबीआई ले आ पाई। इनफैक्ट किसी भी एक्यूज के खिलाफ एविडेंस नहीं लाए और सारे एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। सर, आप पीएमएलए के पुराने एक वकील रहे हैं, आपने एजेंसीज को भी रिप्रेजेंट किया है, तो आप जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसका फेट क्या होगा, क्योंकि मेन केस जो है वो डिस्चार्ज हो गया। एक बार अगर प्रेडिकेट ऑफेंस खत्म हो जाता है, शेड्यूल ऑफेंस जो सीबीआई का केस है इस केस में, जब वो खत्म हो गया तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आगे नहीं चल सकता, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस पिगी राइट होता है शेड्यूल ऑफेंस पे, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। कोर्ट ने जितने सख्त और साफ लहजे में सीबीआई के केस को निराधार बता दिया है, कहा है कोई सबूत नहीं है, तो आपको क्या लगता है सीबीआई इसको चैलेंज कर पाएगी? वो उनका अधिकार क्षेत्र है कि अगर वो चैलेंज करना चाहे, बट ऑनरेबल कोर्ट ने सिरे से केस को नकार दिया और कोई भी एविडेंस नहीं है जिस एविडेंस पे केस आगे चलाया जा सकता है और सारे एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। तो कह रहे सिरे से नकार दिया। और बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही अमलेंदु जी, इस मामले में एक बहुत शब्द बड़ा पॉपुलर हुआ था कि साउथ लॉबी, उसी का ये जिक्र कर रहे हैं एक तरीके से। अब कह रहे हैं नितेश राणा कि उनको पूरे दक्षिण भारत के लोगों को, व्यापारियों को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश की सीबीआई ने। और इस मामले में ईडी ने भी मामला केस दर्ज कर रखा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो अब अपने आप खारिज हो जाएगा क्योंकि ईडी का पूरा केस ही सीबीआई के केस के आधार पर। समझिए, ये बात मैंने भी कही थी कि भाई ईडी ने जो केस दायर किया वो सीबीआई के केस के आधार पर किया और उसी आधार पर वो तो अपने आप ही खारिज हो जाएगा और जांच वहां भी होगी। जो सिफारिश की है वो ये केस भी यहीं आएगा राउज रेवेन्यू कोर्ट में, यहाँ भी ये आएगा, तो जांच वहाँ भी होगी, आदेश वहाँ भी आएगा। तो अब ये बचना चाहिए अधिकारियों को। इस बीच के कविता जो है उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है अपने समर्थकों का, हालांकि बहुत छोटी सी बाइट है, वो भी हम लोग देख लेंगे बाद में। लेकिन ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी कि ये मामला अब आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और जिस तरीके से के कविता के वकील जो है नितेश राणा, वो जो कह रहे हैं कि इस केस में के कविता और पिल्लई को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने और दोनों को बरी कर दिया गया है और कोर्ट और जज ने साउथ लॉबी शब्द के इस्तेमाल पर एतराज जताया। अच्छा, वो जो लॉबी जिसको बताया गया था वो तो बीजेपी एनडीए में शामिल हो गया है, सांसद है जिसके लिए इस्तेमाल किया गया था, तो इस पर उन्होंने एतराज जताया। और एक बार जब संबंधित अपराध हटा दिया जाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस तय अपराध पर ही निर्भर था, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग केस भी अपने आप हटा दिया गया है। ये इसमें साफ तौर पर उनके वकील का कहना है कि कविता जी बिल्कुल। तो ये इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने, जो राउज रेवेन्यू कोर्ट की सीबीआई की विशेष अदालत है, उसने इस केस को खारिज कर दिया है कि कोई दम नहीं, और बहुत ही सख्त टिप्पणियों के साथ अब जिन अधिकारियों ने जांच की थी अब उनकी जांच होगी, कोर्ट का यह आदेश है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और इसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं संदीप दीक्षित। उनका ये कहना है कि सीबीआई ने ठीक से मामले को परसू ही नहीं किया, यानी उन्होंने इसको ठीक से नहीं किया है, या कुछ कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि ये मामला इस तरीके से खारिज नहीं होना चाहिए। सुन लेते हैं संदीप दीक्षित, फिर बात करते हैं कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। देखो, अगर न्याय प्रक्रिया न्याय रूप से चलती है तो मेरे हिसाब से तो आरोप तय होंगे, लेकिन ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के संबंध जो हम बार बार कह रहे हैं वो राजनीतिक हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी को 1-2 साल पहले लगा कि आम आदमी पार्टी जब तक है वो दिल्ली में नहीं बन पाएंगे, या कम से कम उसके ऊपर आरोप नहीं तय होते, तो पूरे जैसे कहते हैं ना घोड़े खोल दिए, सीबीआई ईडी सब लग गए और उन पे आरोप तय होने लगे। अब दिल्ली वो जीत गए
अब आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है उनको पंजाब में, गुजरात में, गोवा में। तो आप देखिए चुनाव जीतने के यकायक बाद एक एक करके जो है ना कोई परस्यू हो रहा है, ना केस आगे बढ़ रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप रोज़ बात कर रही। भाई अब तो आपके पास फाइलें आ गई हैं, भ्रष्टाचार की फाइलें निकालिए, इनके खिलाफ 1 नहीं 10 नहीं 100 केस करिए, क्योंकि तो इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। तो मुझे उस हिसाब से अगर ये देखें और ये भी देखें कि किस तरीके से, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई जुडिशरी पर कुछ असर डालते हैं, मैं वो नहीं बात करूँगा, लेकिन क्या होता है, एक होता है सरकार का पक्ष जिसको CBI ED इनके लॉयर होते हैं, और कई बार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो सरकारी लॉयर हैं या पुलिस के हैं उनसे 19-20 करवा देते हैं, जिसमें जिस तरह ये चाहें जजमेंट कभी कभी मुड़ जाती है। तो मुझे शक ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी में जो फील्ड से भी हम लोगों को खबरें आ रही हैं, पंजाब से आ रही हैं, गुजरात से आ रही हैं, गोवा से आ रही हैं, उत्तराखंड से आ रही हैं, कि वहाँ इनको ज़रूरत है और अब केजरीवाल वही करेंगे और वही कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो ये बिल्कुल वही बात कर रहे हैं अमलेंदु जी जो अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कैसे इन पर दबाव डाला जा रहा था और कहीं न कहीं दोनों की मिली भगत। और संदीप दीक्षित इसलिए भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं, उनकी वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो जिन लोगों ने किस तरीके से उस समय की दिल्ली सरकार जिसमें संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन सारे आरोपों में कभी कोई इन्होंने केस नहीं फाइल किया, किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि उन केसेस में दम नहीं था। ये कहा जाता है कि पूरी तरह से फर्जी केस थे, अगर वो आए भी होते कोर्ट में तो ऐसे ही खारिज हो जाते। तो ये संदीप दीक्षित का सीधा आरोप है कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की मिली भगत है। हाँ बिल्कुल, ये संदीप दीक्षित का आरोप है। अब ये मिली भगत है या नहीं है हम नहीं कह सकते, लेकिन दबाव की बात तो अरविंद केजरीवाल ने खुद स्वीकार की थी कि भाई दबाव था इंडिया गठबंधन छोड़ने का, और ये देखा भी गया कि लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत उन्होंने इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला भी कर लिया। और फिर पहले चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले तो आरोप लगाते रहे खूब कि गड़बड़ी की जा रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, चुनाव आयोग से मिलकर की जा रही है, लेकिन चुनाव हारने के बाद एक भी शब्द इस पर अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा कि दिल्ली में बेईमानी हुई, कि किस तरीके से क्या हुआ, खुद चुनाव हार गया, कैसे हार गया, उससे पहले लगातार कह रहे थे। तो ये समझा गया, ये एक आम से मतलब परसेप्शन बना कि अरविंद केजरीवाल भी कंप्रोमाइज हो गए थे। राहुल गांधी जो मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि मोदी इज कंप्रोमाइज, तो अरविंद केजरीवाल के बारे में समझा गया कि अरविंद केजरीवाल भी कंप्रोमाइज हो गए थे, और शायद उस कंप्रोमाइज होने का फायदा जो है वो अब जाकर मिला है, ऐसा भी चर्चाएं चलने लगी। वही बात तो कह भी रहे हैं, यही बात कह रहे हैं संदीप दीक्षित की ये कहीं ना कहीं उनको जो ये राहत मिल रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ हो सकता है। हालांकि ये फैसला कोर्ट का है, लेकिन कोर्ट में पैरवी जिस तरह से होती है वो तो सरकार के ही लोग होते हैं। CBI निश्चित तौर पर सरकार के अंडर में काम करने वाली संस्था है। बहरहाल एक बड़ी खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि इस पूरे मामले में जिसमें एक पूरी की पूरी पार्टी को ही भ्रष्ट कह दिया गया था, उस मामले में CBI ने कहा कि ये पूरी तरह से फर्जी है। खैर, इधर एक और बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में। वहां जिस तरीके से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, तो वहां एक बड़े नेता, AIADMK के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह तो पूर्व मुख्यमंत्री वहां की जो जयललिता थी उनके भी बेहद करीबी थे और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो शामिल हो गए हैं DMK में, और ये निश्चित तौर पर अब बीजेपी को बड़ा झटका है। DMK तो जाहिर सी बात है कि मजबूत होगी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें थोड़ी बहुत रही होंगी, वैसे भी तमिलनाडु में कोई ऐसा असर नहीं है, लेकिन वो अपना असर बढ़ाने की कोशिश ज़रूर कर रही थी। वहीं के स्थानीय नेताओं के जरिए यही काम पूरे देश में किया है, वहाँ के स्थानीय पार्टियों के जरिए जाने की कोशिश की है, बाद में स्थानीय पार्टियों को ख़त्म कर दिया है। तो तमिलनाडु में भी इसी तरह से घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसमें AIADMK उसकी मुख्य सहयोगी के रूप में थी, पर पनीर सेल्वम चले गए हैं DMK। बड़ा झटका है अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, पनीर सेल्वम बहुत ज़्यादा खास जो थे वो जयललिता के थे, और जयललिता ने उनको ही जो था वो चुना था, जब जेल गई थी तो हाँ, तो उनको ही उन्होंने अपना CM चुना था, और वो पनीर सेल्वम अब जो हैं वो शामिल हो गए हैं DMK में। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका समीर जी समझा जा रहा है, चूंकि बीजेपी वहाँ AIADMK के जरिए वहाँ घुसना चाहती थी और 2 धड़े भी करवा दिए थे वहाँ,
बिल्कुल। पनीर सेल्वम और पलानी स्वामी का। पलानी स्वामी जो है वो बीच बीच में आकर अमित शाह से मिलते रहते हैं और हालांकि बीच में अलग हो गए थे एनडीए से, लेकिन अभी भी वो समझे यही जाते हैं कि एनडीए के बीच है। इस बीच के स्टालिन ने एक ट्वीट किया है समीर जी, इसको लेकर वो तमिल में ट्वीट किया है, लेकिन हम लोग उसकी हिंदी जो है वो बता सकते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने। जी बिल्कुल, वो ट्वीट देखते हैं। और उसमें उन्होंने लिखा है, स्टालिन ने, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और प्यारे भाई श्री ओ पनीर सेल्वम हमारी मदर पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में शामिल हो गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। वे जिनका नाम द्रविड़ आंदोलन के महान नेता के नाम पर है, द्रविड़ आंदोलन के सिद्धांतों की रक्षा के लिए हमारे महान आंदोलन में शामिल हुए हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव तमिलनाडु और फासीवादी बीजेपी के बीच एक लोकतांत्रिक युद्ध है। इसे समझते हुए अलग अलग लोकतांत्रिक ताकतें गठबंधन में शामिल हो रही हैं। भाई ओ पनीर सेल्वम जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, दयालु, विनम्र हैं। उनका आना शुभ हो, तमिलनाडु की जीत हो, ये ट्वीट किया है। और पनीर सेल्वम उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एक मजबूत हुई है पार्टी। और एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है कि जो AIADMK के जरिए वहां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसका सबसे बड़ा नेता ही चला गया डीएमके में। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, जिसके जरिए वहाँ पैर पसारने की आप कोशिश कर रहे थे और लंबे समय से आप यहाँ करा रहे थे तमिल संगमम काशी में, तो वो तमिल संगमम जो है, इसका परिणति ये हुई है तमिल संगमम। तो तमिल उपराष्ट्रपति धनखड़ को हटा के बनाया गया, इसे सारा खेल जो उसके लिए किया गया। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये खेल जो है बीजेपी का, ये अब उल्टा पड़ रहा है बीजेपी को। और वहाँ तो समीर जी मतलब बीजेपी विरोधी भावना बहुत तगड़ी है तमिलनाडु में। बीजेपी के साथ जो जाएगा वो वहाँ तबाह हो जाएगा, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन बीजेपी वहाँ कोशिशें कर रही थी, कोशिशें करने में कोई बुराई नहीं है। प्रधानमंत्री ने, आप देखिए, जो कहा जा रहा है कि साहब वो राम मंदिर जो बनाया गया, उसमें जो प्रतिमा लगी है, वो भी दक्षिण को साधने के लिए। भाई हमारे यहाँ तो काले राम की अवधारणा है ही नहीं उत्तर भारत में, राम उत्तर भारत के देवता हैं। तो वहां साधने के लिए जो है वो काली प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई। तो ये सारी बातें भी चलेगी तमिलनाडु के लिए जो वहाँ सब किया गया। और जिस तरीके से सेंगोल स्थापित किया गया नए उसमें संसद भवन में, काश वहाँ से तमिलनाडु से ब्राह्मण बुलाए गए, वो उन्होंने यज्ञ किया जिस तरीके से, ये सारी जो तिकड़में की गई, तो सारी तिकड़में तमिलनाडु में पैर पसारने के लिए, लेकिन वो सब उल्टी पड़ती हुई प्रतीत होती दिखाई पड़ रही। बिल्कुल। और क्या कहा है पनीर सेल्वम ने, उनको भी सुन लेते हैं कि क्यों वो डीएमके में शामिल हुए हैं, क्या वजह रही है। तो ये शामिल हुए हैं पनीर सेल्वम। उन्होंने कहा है कि जो डीएमके का शासन है, स्टालिन लोगों को अच्छा शासन दे रहे हैं और लोग इसे देख रहे हैं। ये हम लोग ये पक्का करना चाहते हैं कि दक्षिण से कोई भी ईपीएस यानी जो खास तौर पर एनडीए के लिए वो कह रहे हैं, पलानी स्वामी ये पक्का करना चाहते हैं कि दक्षिण से कोई भी नेता मजबूत ना हो। द्रविड़ आंदोलन द्रविड़ की नीति को बचाने के लिए डीएमके ही काम कर रही है। मैं अभी एक कैडर के तौर पर शामिल हुआ हूं, मैं पार्टी कैडर में से एक रहूंगा और पार्टी के विकास के लिए काम करूंगा, ये पनीर सेल्वम का कहना है डीएमके में शामिल होने के बाद। और उधर स्वागत किया उनका स्टालिन ने। तो ये एक बहुत मजबूती मिली है डीएमके को, सत्तारूढ़ पार्टी को। और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है कि वहाँ वैसे भी बहुत एनडीए मजबूत स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी जब विपक्षी पार्टी का ही, जिसके जरिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता चला आया और डीएमके में, तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि अब उसकी उम्मीदें कहाँ जाएंगी। बिल्कुल समीर जी, उसकी उम्मीदें कहाँ जाएंगी ये बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है। और जिस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए, अब वो प्रयास जो है उसके विफल होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, ये वहाँ समझ में आ गया समीर जी। और दक्षिण की राजनीति जो है, एक तो वहाँ वैसे ही इस समय काफ़ी ज़्यादा बवाल जो आप कह सकते हैं, वो उसको लेकर है, जो नया जो होना है परिसीमन, इसको लेकर बहुत ज़्यादा आशंका है पूरे दक्षिण भारत के राज्यों, दक्षिण भारत के राज्यों में। और सारे दक्षिण भारत के राज्य एक हो रहे हैं। वहाँ कार्यक्रम भी किया इन्होंने स्टालिन ने, और दौरे किए इन्होंने तमाम राज्यों के। उसमें उड़ीसा से भी लोग पहुंचे। उड़ीसा भी चिंतित है, पश्चिम बंगाल भी इसको लेकर चिंतित है। तो यानी जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, उनमें इस परिसीमन को लेकर, बीजेपी की रणनीति को लेकर पहले से ही काफी ज्यादा एक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा जो है वो अब फिर से नजर आने लगा। जी बिल्कुल। और कांग्रेस के नेता है प्रमोद तिवारी, राज्यसभा में उपनेता हैं सदन के, क्या कुछ
कुछ कह रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों में जिस तरीके से घेरा गया है, घेरने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट को ही, यानी न्यायपालिका को, उस पर भी, और पनीर सेल्वम के डीएमके में शामिल होने पर भी। सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को, क्या कह रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब में जुडिशियल करप्शन की बात की गई, अब उसको हटा दिया गया, वहां से किताबें वापसी मंगा ली गई। मंत्री खेद जता रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री भी नाखुश हैं जो कुछ हुआ है इस चीज से। किस तरीके से आप देखते हैं, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? चार पाए पर देश का लोकतंत्र, न्यायपालिका उसका सबसे विश्वस्त और सम्मानजनक पाया है। डैमेज इज डन, नुकसान तो हो गया। आपने न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करके न्यायपालिका का अपमान तो कर दिया, और छोटे छोटे अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी, आप क्या, मोदी जी जिम्मेदार है इसके लिए। जिस तरह से आरएसएस के लोग भर दिए गए हैं इन संस्थाओं में, वो विकृत कर रहे हैं इतिहास को, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को विकृत कर रहे हैं। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को विरोध किया था, आपसे जुड़े हुए लोग, उनको हीरो बनाया जा रहा है, और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी उन्हें विलेन बनाया जा रहा है। आप इतिहास बदल रहे हैं, और जब इतिहास बदलते हैं तो चूंकि एक गलत कदम उठ गया, जुडिशरी पे हमला हो गया, तो जुडिशरी ने संज्ञान ले लिया। मैं तो जुडिशरी से कहूंगा रोक लगाए कि जो इनके आरएसएस के लोग इन संगठनों में बैठ गए हैं, विकृत कर रहे हैं देश का इतिहास और वर्तमान, उनको निकाला जाए। और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप अपने लिए क्या दंड निर्धारित करते हैं, बताइए। सर, इसके अलावा कैसे देखते हैं आप जो चुनाव है तमिलनाडु में, उससे पहले दो डेवलपमेंट दिखाई दे रही हैं। पहली है कि पनीर सेल्वम जो है, वो पनीर सेल्वम जो डीएमके के, एआईडीएमके के नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आज डीएमके का दामन थाम लिया उन्होंने। कैसे, किस तरीके से? देखिए, डीएमके और अन्ना डीएमके तब तक थी जब तक जयललिता जी थी। अब न उसका कोई अस्तित्व है, न कोई विचारधारा है, और एक खौफ भी है। भारतीय जनता पार्टी जिससे हाथ मिला लेती है उसे निकल जाती है। तो अगर द्रविड़ तमिलनाडु की शान, तमिलनाडु की आन बनाए रखनी है, एंटी बनाए रखनी है, तो भाजपा को वहां से पूरी तरह खदेड़ना होगा। पनीर सेल्वम जी का स्वागत है, पर एक चीज तय हो गया, अब चुनाव तो मात्र औपचारिकता रह गई, चुनाव का परिणाम आ गया। तो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि वैसे भी ये आईएडीएमके जब तक जयललिता थी तब तक उसका था, उस पार्टी की स्थिति थी, एग्जिस्टेंस था, वैसे भी कमज़ोर है। और दूसरा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिससे मिल जा रही है, तो पिछले 10-11 साल का इतिहास है कि वो क्षेत्रीय पार्टियां जिन्होंने भी हाथ मिलाया वो कई टुकड़ों में बंट गई और वहाँ बीजेपी जाकर मजबूत हो गई। वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे ओडिशा हो, चाहे जो भी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हों। हालांकि कुछ जगहों पर मजबूत नहीं हो पाए हैं, लेकिन कोशिश यही रही है। तो वहाँ भी यही लग रहा था, यही सोचकर गए होंगे पनीर सेल्वम की अब पार्टी का ही भविष्य नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल यही सोच के गए होंगे, पार्टी का ही भविष्य नहीं रहा है। और दूसरा है कि बीजेपी के साथ तमिलनाडु में जो लगेगा वो खत्म हो जाएगा। तो वो ये समझ रहे हैं अच्छे तरीके से कि अगर राजनीति में जिंदा रहना है तो बीजेपी से दूरी बनाकर रखनी है। और ये परिस्थितियां समझिए सभी राज्यों में होती चली जाएंगी। तमाम क्षेत्रीय दलों के सामने ये चीज़ें सामने आएंगी कि बीजेपी से अब अलग होना पड़ेगा, इनके साथ रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अब नीतीश कुमार ने तो विधानसभा में कह दिया ये सरकार नहीं चलेगी, सुनवाया था हम लोगों ने। अब क्यों नहीं चलेगी, क्या चलेगी, तो नीतीश कुमार जाने, लेकिन विधानसभा में खड़े होकर कहा उन्होंने, और उसका खंडन अभी तक कोई नहीं आया है। सरकार नहीं चलेगी, ये कहा थे कि हम तो वही हैं जब 2002 में जो 2002 में थे। तो ये इसका मतलब कि नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। कौन सी नहीं चलेगी, बिहार की नहीं चलेगी कि दिल्ली की नहीं चलेगी, ये नीतीश कुमार जाने, लेकिन विधानसभा में उन्होंने कहा। तो ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि ये आ रहा है। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल भी बी टीम समझे जाते थे बीजेपी की, और बी टीम को ही सबसे पहले फांसा बीजेपी ने। मतलब इतना फांसा कि आपको जेल तक पहुंचा दिया। तो ये किसी के सगे नहीं है। हाँ, जब तक आप इनके काम के हैं। अब वो हम लोग अभी सुनेंगे, अब धीरे धीरे बोलना शुरू किया है धनखड़ साहब ने भी धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तो जब तक आप इनके काम के हैं तब तक ये आपके साथ हैं, और जहां इनको लगा कि ये आपके काम के नहीं है तो सबसे पहले ये आपको ही निकालेंगे अपने उससे,
तो ये साफ तौर पे इनकी रणनीति जो है ये इसको धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये किसी के भी सगे हैं नहीं। जी बिल्कुल। और इधर एक जो सीबीआई कोर्ट का जो फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट का दिल्ली का, जिसमें शराब घोटाले में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है, उस पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं गोपाल राय, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा उन्होंने इस फैसले के बाद। जो पार्टी की आधिकारिक जो प्रतिक्रिया है उस पर उन्होंने बात की है, उनको सुन लेते हैं। ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फर्जी केस लगा करके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, हमारे सांसद को उठा करके जेल में डाला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारत के इतिहास में पहली बार चुने हुए मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। आज अदालत ने साफ तौर पर कहा, सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कोई आधार नहीं है। साफ तौर पर आज अदालत के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फर्जी शराब घोटाला नहीं हुआ था, यह सीबीआई घोटाला हुआ था। एजेंसियों का दुरुपयोग करके 2 साल तक लगातार पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र हुआ, नेताओं को प्रताड़ित किया गया, जेल में तरह तरह के जितना भी परेशान किया जा सकता था परेशान किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हजार बार प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने झूठ बोला इस देश के सामने। आज उन सारे षड्यंत्रों का, सारे झूठ का, सारे आरोपों का, सारे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के षड्यंत्र का सामान्य अदालत के फैसले के बाद पर्दाफाश हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, पार्टी के तमाम नेताओं को फंसा करके आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की, गुजरात के अंदर भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फर्जी पे फर्जी मुकदमे लगा करके हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, इनके सरकार से कहना चाहते हैं, काम करिए। देश में आपको काम करने का मौका है, सरकार ने काम करने का मौका जनता ने दिया है, काम करके राजनीति में आइए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके, लोगों की आवाज को दबा करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप अगर ये सोचते हैं कि हम पूरे देश को चुप कर देंगे, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अदालत की आज फैसले ने इस बात को साबित किया है कि देश के अंदर न्याय अभी जिंदा है। और ये जो फैसला आया है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, एक लोकतंत्र में एक उम्मीद लेकर के आया है, क्योंकि जिस तरह से इस सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, आज अदालत के फैसले ने यह साबित किया है कि अदालत में न्याय अभी जिंदा है। और हमें भरोसा है कि ये उम्मीद
भारत के अंदर जो लोकतंत्र पर संकट है उसके खिलाफ। तो ये गोपाल राय है, आधिकारिक रूप से जो आम आदमी पार्टी का बयान है इस फैसले पर, जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट ने शराब घोटाले में सभी अभियुक्तों को बरी किया है, उस पर कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पहले से ही पता था कि ये फर्जी केस है। लेकिन और महत्वपूर्ण बात कही कि सीबीआई घोटाला है, शराब घोटाला नहीं। नाम भी बदल दिया अब केस का इन्होंने कि शराब घोटाला, सीबीआई घोटाला। हाँ, सीबीआई घोटाला। और समझिए सीबीआई घोटाला अब समझा भी जा सकता है, इसलिए समझा जा सकता है चूंकि तो अदालत कह रही है, अदालत कह रही है भाई इसकी जांच कराओ, जिन अधिकारियों ने इसकी जांच की उनकी जांच कराओ। तो अब जब अदालत ये कह रही है तो ये घोटाला जो कहा जा रहा है तो फिर ठीक समझा जाएगा समीर जी की घोटाला जो है इसको लेकर क्या है। अब समीर जी इसका पंजाब की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि अब दिल्ली के चुनाव तो हो चुके हैं। दिल्ली की राजनीति पे तो जो पढ़ना था पड़ गया, अब पंजाब बचा है, तो पंजाब की राजनीति पे क्या असर होगा। तो अभी हम लोगों ने संदीप दीक्षित को सुना, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के ही पंजाब के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वारिग, वो इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लिया जाए कम से कम कि पंजाब की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, वो सुन लेते हैं। उसके पहले उनका आतिशी जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका भी ट्वीट देख लेते हैं। उन्होंने भी इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे, हालांकि काफी दिन तक तो उन्होंने जेल से ही काम किया, लेकिन बाद में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और आतिशी लिख रही हैं, सत्यमेव जयते, चाहे कितने भी झूठे आरोप लगाए, चाहे कितना अत्याचार किया, लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई। आज पूरे देश के सामने है भाजपा का षड्यंत्र और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी। और ये कट्टर ईमानदार शब्द भी अरविंद केजरीवाल का ही है। तो ये उनका कहना है कि उस कट्टर ईमानदारी पर एक मुहर लग गई है अदालत की। बहरहाल लेकिन एक बात है समीर जी, आतिशी का ये ट्वीट तो आया है लेकिन कोई मतलब बाइट जो है वो अभी तक नहीं आई है, हमने नहीं देखी, कम से कम अभी तक नहीं आई है। आएगी तो हम लोग उनको भी दिखाएंगे, लेकिन ये बताना जरूरी था। ये बिल्कुल सुनवाएंगे जरूर। लेकिन क्या कह रहे हैं पंजाब में वहां पर कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा वारिंग इस फैसले को लेकर, सुन लेते हैं। देखो भाई, बात ये है, बधाई देना चाहता हूँ केजरीवाल साहब को और सिसोदिया साहब को, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कुछ भी कि बहुत बड़े इल्जामात लगाए केंद्र सरकार ने, और जिस प्रकार से 1.5 साल अंदर रखा, सुना तो जाता है कि गरीब जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में ही